तो प्लेन मिरर के बाद अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस में क्या आएगा कि कर्व मिरर आएंगे, है ना। मिरर आएंगे जिनको कि हम लोग स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। तो इनको कहा जा सकता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? जैसे मान लेते हैं कि ये जो एक ग्लास का कोई हॉलो स्फेयर है, ठीक, हॉलो स्फेयर है, और इसमें से हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन जो है यहाँ से ऐसे काट लिया, ठीक, और ये जो कर्ड पार्ट है इधर, उसका ये कन्वेक्स वाला पार्ट जो है इसको हमने सिल्वर कर दिया, है ना। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो अंदर की तरफ है जो कि कॉनकेव है। तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कॉनकेव साइड में हो, अंदर की तरफ हो, और सिल्वर पार्ट जो है वो आउटर साइड में हो, यानी कॉन्वेक्स पार्ट में हो, ठीक। इसी तरह से हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा मिरर इसमें से निकालते हैं, एक ऐसा पार्ट निकालते हैं जिसका कि अंदर वाला पार्ट सिल्वर किया गया हो, है ना। ये अंदर से इसको सिल्वर कर दिया गया। तो इसका जो कॉन्वेक्स साइड है वो रिफ्लेक्टिंग फेस का काम करेगा, और उसको हम लोग कहेंगे, इस मिरर को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो मिरर है इस जिस स्फेयर से काट कर बनाए गए हैं, इस स्फेयर का सेंटर जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, इट इज सेंटर ऑफ sphere from which mirrors are made, ठीक है। ये दो मिरर बनाए गए हैं, तो दोनों मिरर के लिए सेंटर कर्वेचर जो है वो एक ही जगह पर है ना। अच्छा, इसके बाद जो आता है, जैसे हम बात करेंगे इस कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का एक सेंटर ऑफ अपर्चर होता है जिसको कहा जाता है पोल। ये जो रेड पॉइंट्स दिखाया ये पोल हो गया। और इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये पोल है, ठीक, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल जो होता है ये होता है, इट इज सेंटर ऑफ aperture ऑफ मिरर। तो ये जो मिरर है उसका जो भी शेप होगा, उस शेप का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको एक तरह से हम लोग पोल कह सकते हैं। इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। सपोज ये जो है अपना ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये कॉनकेव मिरर मान लेते हैं। तो इसका एक सेंटर होगा, इसका ये है सिल्वर साइड, है ना, ये सिल्वर साइड है, और इसका ये हो गया सेंट्रल लाइन जिसको कि प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। हमने एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ किया है, तो ये जो सेंटर है
इसको सेंटर ऑफ अपर्चर कहा जा सकता है। ये मिरर का हमने साइड व्यू दिखाया है ना। ये जो सेंटर है इसको कहा जाता है पोल। ठीक, अगर ऐसा करें कि इस मिरर का फ्रंट व्यू ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये जो है इसके शेप का कहें या अपर्चर का सेंटर ये है। ये जो सेंटर है इसको हम लोग पोल कह सकते हैं, है ना। ये जो है ये मिरर का फ्रंट व्यू है, सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा। तो उसका जो भी शेप हो, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर का सेंटर जो है उसको हम लोग पोल कहेंगे। ठीक, अब आते हैं कि जो मिरर है, मिरर का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, इट इज रेडियस ऑफ sphere from which mirrors are made। तो जैसे ये स्फेयर है, इस स्फेयर का जो रेडियस होगा, है ना, सेंटर और कर्वेचर से पोल को अगर मिला दें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फिर इस मिरर के लिए पोल और सेंटर और कर्वेचर को मिला देंगे तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो वैसे ही अगर इस फ्रंट व्यू में देखेंगे तो फ्रंट व्यू में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर सही पता नहीं चलेगा, इसमें पता चल सकता है। जैसे साइड व्यू है, इसके सामने स्फीयर का जो सेंटर आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का सेपरेशन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। ठीक, इसका एक और डेफिनेशन दिया जाता है, इट इज सेपरेशन बिटवीन पोल and center of curvature of the mirror। ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। उसी तरह से हर मिरर का एक फोकस होता है ना। तो जानते हैं कि फोकस का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे अगर इस फिगर में बात करें तो मिरर का एक फोकस होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट एफ मान लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या होता है, कह सकते हैं इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ reflected rays which are incident parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो अगर इसको एक फिगर से समझा जाए, जैसा कि यहाँ पर फिगर बनाया गया है, तो कोई लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है ये फोकस से होकर के ऐसे पास करेगा। उसी तरह से अगर ऐसा मान लें कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से गया, ये इंसिडेंट लाइट है, ये भी इंसिडेंट लाइट है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट था। और फिर यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से जा कर के इस फोकस पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन है ये तब वैलिड है जब हम
पैरेक्सियल रेज की बात करें, पैरेक्सियल रेज क्या है? वैसे लाइट रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, वो आगे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि पैरेक्सियल रेज क्या होते हैं। तो पैरेक्सियल रेज के लिए ये जो है ये डिफिनीशन सही है। तो अभी जो भी डिफिनीशन हमने सीखा उसको फिगर में समझते हैं। सपोज ये अपना कॉनकेव मिरर है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो इसमें ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया पोल। उसी तरह से एक आगे पॉइंट होगा सी, पोल को P से डिनोट कर सकते हैं। जो C है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाला लाइन है ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर यहां से एक लाइन ड्रा करें हम जो कि मिरर पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो डिस्टेंस है CP वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R के इक्वल होगा, ठीक है। तो वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अपना ये है, CP ही अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन C से मिरर का जो डिस्टेंस हुआ किसी पॉइंट का वो R के इक्वल ही होता है हमेशा, ठीक। अच्छा, तो अब हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। तो इस कॉनकेव मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया अपना नॉर्मल। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होना चाहिए I, है ना। तो हमें क्या पता करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I का वैल्यू कितना होना चाहिए कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पोल से पास करे, यानी ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पोल से पास करना चाहिए। ये अपना रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। तो व्हाट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस so that light ray which is incident parallel to the principal axis may pass through the pole of mirror.
तो इसमें पहला तो डाउट हमें ये आता है कि अभी तक हम लोग जो जानते हैं कि उसमें जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फोकस से पास करती हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको पोल से पास करना है। तो पहली बात हम ये चेक करेंगे बात सही है या नहीं है, पोल से पास करेगा अभी या नहीं करेगा। तो इस फिगर में देखें, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये वाला एंगल भी आई होना चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को ये एन वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एंगल आई हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट सपोज ये है एम, तो ट्रायंगल सीपीएम में देखेंगे तो सीएम जो है वो आर के इक्वल होगा और सीपी भी आर के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें से ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये साइड और सीएम और सीपी दोनों इक्वल है, तो इनके सामने का जो एंगल है ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, आई और आई। तो इस तरह से ट्रायंगल सीपीएम में, इन ट्रायंगल सीपीएम जो है ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू आई। तो ये अगर तीनों एंगल इक्वल आई के इक्वल हैं तो हमें 3i इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखना चाहिए इसको। तो इससे यह आएगा कि आई का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही बड़ा हो, है ना, बहुत ही बड़ा हो, जैसे ये 60 डिग्री है, तो लाइट रे पोल से भी पास कर सकता है, मिरर से दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है, 2 बार रिफ्लेक्ट हो सकता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 स्टेटमेंट चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है all the light rays which are incident parallel to principal axis have equal angle of incidence, है ना। तो हमें पता करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो सपोज ये अपने लिए एक क्वाड मिरर हो गया, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहां से हम लोग कई लाइट रे पास कराएंगे। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अब जो है यहां से 2 नॉर्मल निकालते हैं। एक नॉर्मल हो गया ये और दूसरा नॉर्मल हो गया ये, N1 और N2। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ये काफी बड़ा है और ये जो एंगल आया है ये बहुत छोटा है, तो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, अब एक दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट ये है कि all the light rays which are incident parallel to principal axis meet at single point after reflection। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मिलेगा, है ना। तो जैसा कि हम लोग पहले की थ्योरी से जानते हैं कि सारे लाइट रे जो प्रिंसिपल के पैरेलल आते हैं वो फोकस पर मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत ही छोटा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक सिंगल पॉइंट पर मिलेंगे। जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोल से पास कर रहा, फोकस पर तो जा ही नहीं रहा। तो इसी तरह से और भी कई सारे लाइट रे जो हैं जो कई डिफरेंट पॉइंट से होकर के निकलेंगी, एक सिंगल पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। सपोज अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आता है, जैसे ये लाइट रे आया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मिरर पर नॉर्मल हो जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो लाइट रे आया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है। पॉइंट P जो है मिरर का पोल है। तो हमें पता करना है कि डिस्टेंस QP कितना होगा। We have to find the distance QP in terms of angle of incidence I and radius of curvature R। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए हम लोग फिर से एक फिगर बनाते हैं। यही मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना।
ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये पोल हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अपना लाइट रे कुछ ऐसे आया है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो ये लाइन हो गया नॉर्मल मिरर के ऊपर। ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये I, तो ये भी I होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रहा है और ये जो नॉर्मल है दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी I होना चाहिए। ठीक, फिर हम क्या करते हैं कि पॉइंट Q से इस नॉर्मल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो अपने पास यहाँ पर अगर ये पॉइंट M है तो अपने पास दो ट्रायंगल हो रहे हैं। इसको मान लेते हैं पॉइंट B, तो अपने पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये है अपने BCQ एंड AMBQ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं और इनके बीच में ये जो लाइन BQ है, ये साइड BQ है, ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल होता ही है, साथ में 1:1 भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो साइड BC है वो BM के इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल टू R/2 होना चाहिए। मतलब ये R/2 हो गया और BM जो है ये BM भी R/2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल BCQ डिस्टेंस CQ इज इक्वल टू R/2 बाई cos I, ये हो जाएगा क्योंकि जो ट्रायंगल BCQ है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस तरह से CQ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता करना है डिस्टेंस QP, हमें डिस्टेंस QP पता करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस CP माइनस डिस्टेंस CQ। CP जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है ना, और CQ जो है वो अभी हमने फाइंड किया है, ये है R/2 cos I। तो फाइनली ये डिस्टेंस हो गया QP, R माइनस R/2 cos I, ये हो गया QP का डिस्टेंस। QP का एक्सप्रेशन आया है, इससे हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस QP जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले सारे लाइंस एक ही सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारे लाइंस जो होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट हो सकता है।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट हो सकता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर मिलेंगी जो पॉइंट Q आएगा वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I बहुत छोटा हो, फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, cos I can be written is equal to 1. So distance QP will be equal to R minus R by 2, that will be equal to R by 2. तो अब ये जो पॉइंट होगा, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर डिपेंडेंट नहीं रह गया, तो ये कह सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ I, ऑल लाइट रेज पैरेलल टू principal axis intersect the principal axis at single point after reflection from mirror, after reflection from mirror। तो ऐसा होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल हो तो उस केस में सारी पैरेलल लाइट रेज एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। और उस केस में जो डिस्टेंस QP होता है वो QP डिस्टेंस जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेज अगर एक ही जगह पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फोकस क्या होता है ना। फोकस इज, है ना, all the light rays which are incident parallel to principal axis and having very small angle of incidence meet each other on principal axis after reflection from mirror and that intersection point or meeting point is called focus of the mirror। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, है ना, वो
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही जगह मिलती हैं और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, है ना। तो फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन the focus and pole of the mirror। ठीक, और ये जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है, जहां पर r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक, अच्छा, तो पैरेक्सियल रेज होती हैं एक, उनका डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। पैरेक्सियल रेज जो होती हैं एक्चुअली में वैसी लाइट रेज को पैरेक्सियल रेज कहा जाता है जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, उनको पैरेक्सियल रे कहा जाता है ना। ऑल द इंसिडेंट लाइट रेज which are incident at very small angle of incidence are known as paraxial rays, are known as paraxial rays, है ना। अगर इसको हम एक डायग्राम से समझें तो सपोज ये एक मिरर है ना, जिसका कि ये कन्वेक्स वाला पार्ट सिल्वर किया हुआ है ना। तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग मिरर के ऊपर। तो ये जो भी लाइन होगा ये मिरर पर नॉर्मल होगा, है ना। तो एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, है ना, या कोई भी लाइट रे है, ये यहाँ पर इंसिडेंस हुआ तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बहुत स्मॉल तब होता है जब ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल पोल के पास में हो कहीं पर, है ना। तो ऐसी लाइट रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बहुत ही स्मॉल होता है उनको हम लोग कहते हैं पैरेक्सियल रेज। अब आगे की जितनी भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी थ्योरीज और जो डेरिवेशन किए जाते हैं वो सारे पैरेक्सियल रेज के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे ध्यान रखेंगे कि ऑल द थ्योरीज एंड डेरिवेशंस in geometrical optics are done for पैरेक्सियल रेज। तो आगे की जितनी भी थ्योरीज होंगी या डेरिवेशंस होंगे वो पैरेक्सियल रेज के लिए यानी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही पढ़ा जाएगा या ड्राइव किया जाएगा।